चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास हम लोग कैटेलिस्ट पढ़े थे और वहाँ पर होमोजेनियस कैटेलिस्ट तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट। हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट हिंदी होता है विसमांगी उत्प्रेरक। विसमांगी उत्प्रेरक है क्या? तो देखिए, यदि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों के भौतिक अवस्था अलग अलग होता है उसे विसमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। यदि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों के भौतिक अवस्था अलग अलग होता है उसे विसमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। समांगी में दोनों सेम होता था, ये अलग अलग होगा। तो चलिए, यदि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों के भौतिक अवस्था अलग अलग होता है उसे विसमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। यदि अभिकारक और यदि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों के भौतिक अवस्था अलग अलग होता है तो उसे क्या कहा जाता है? विसमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है, मतलब हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट कहा जाता है। क्योंकि होमोजेनियस में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों सेम फेज में था, समान अवस्था में, इसमें डिफरेंट फेज में, तो हेट्रोजेनियस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख ले तो N2 ये गैसीय अवस्था, H2 गैसीय अवस्था बनाएगा NH3, ये भी गैस। बैलेंस कर देते हैं और यहाँ उत्प्रेरक आयरन लिया जाता है और आयरन जो है क्या? सॉलिड, S माने सॉलिड। तो ये जो हो गया हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, अभिकारक है गैसीय अवस्था और उत्प्रेरक है सॉलिड अवस्था, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजेनियस। अब हम लोग जानेंगे, देखिए, विसमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को अधिशोषण की प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन करता है, मतलब एडजॉर्प्शन के प्रक्रिया के द्वारा ही परिवर्तन करता है। मतलब हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट जो है वो अधिशोषण की प्रक्रिया पर कार्य करता है, मतलब अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। देखिए अब जरा लिखेंगे पॉइंट में, विसमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को अधिशोषण के द्वारा परिवर्तन करता है। मतलब विसमांगी उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के दर को अधिशोषण के द्वारा परिवर्तन करता है। तो अब हम लोग चलेंगे, अधिशोषण है क्या, एडजॉर्प्शन है क्या? तो चलिए जरा हम सबसे पहले जान लेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का हिंदी होता है अधिशोषण। अधिशोषण है क्या? तो वैसी प्रक्रिया
जिसमें किसी पदार्थ अन्य पदार्थ के कणों को आकर्षित करके अपने सतह पर इकट्ठा करता है, उसे अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण फिर सुनेंगे, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ अन्य पदार्थ के कणों को अपने सतह पर इकट्ठा करके जमा करता है, इकट्ठा करता है या जमा करता है, उसे क्या कहा जाता है? अधिशोषण कहा जाता है। जैसे मेरा क्लास जो है एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया पर चलता है, जैसे हम भी पदार्थ, टीचर भी एक पदार्थ और स्टूडेंट भी एक पदार्थ। तो टीचर जो है अपने अट्रैक्शन के द्वारा बच्चे को अट्रैक्ट करता है अपने क्लास में और पढ़ाता है। तो टीचर के सतह पर बच्चा आके इकट्ठा हो रहा है, क्लास में आ रहा है, मतलब उसके सतह टीचर का सरफेस है और वहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो वहाँ देखिए अट्रैक्शन की फोर्स लगता है, टीचर भी अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, जो जितना बढ़िया पढ़ाता है वहाँ बच्चा जाता है, तो अट्रैक्शन के फोर्स यानी एडजॉर्प्शन, मतलब क्लास जो है एडजॉर्प्शन की प्रोसेस पर काम करता है। तो एडजॉर्प्शन क्या है हम लोग समझ के, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ अन्य पदार्थ के कणों को आकर्षित करके अपने सतह पर जमा करता है या इकट्ठा करता है, उसे अधिशोषण कहा जाता है। चलिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ अन्य पदार्थ के कणों को आकर्षित करके अपने सतह पर जमा करता है, उसे अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण क्या है आप लोग समझे? वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ अन्य पदार्थ के कणों को आकर्षित करके अपने सतह पर इकट्ठा करता है, जमा करना या इकट्ठा करना एक ही बात है, उसे क्या कहा जाता है? अधिशोषण कहा जाता है। तो अधिशोषण हम लोग सीधा समझे, और अभी हमने आपको बताया कि क्लास मेरा अधिशोषण की प्रक्रिया होता है, क्योंकि टीचर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जितना अट्रैक्ट कर पाता है उतना बच्चा उसके पास आता है। तो देखिए अब बात जो है, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। जैसे देखिए अगर हम बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं यानी पढ़ाते हैं, तब अट्रैक्ट होता है, बढ़िया पढ़ाते हैं तो इसका मतलब है हम उतना ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। तो एनर्जी लगाते हैं यानी एनर्जी वहाँ हमारा एनर्जी हमारे पढ़ाने में हमको क्या होता है? एनर्जी हमारा रिलीज होता है, यानी एडजॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। तो अधिशोषण क्या होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। तो यहाँ हम पॉइंट भी लिख लेंगे। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, क्योंकि अधिशोषण मतलब अट्रैक्शन, जहाँ अट्रैक्शन की फोर्स लगता है वहाँ एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है, यानी अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। और रासायनिक अधिशोषण में लगभग 50 से 300 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होता है। किसी किसी किताब में 50 से 400 किलो जूल भी लिखता है, 300 किलो जूल भी लिखता है, यानी 300 किलो जूल या 400 एवरेज में लेता है, तो 400 भी लिख दिया जाता है। तो हम लिखेंगे
रासायनिक अधिशोषण में 50 से 300 किलोजूल ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ ध्यान देंगे, किसी किसी बुक में यहाँ 400 भी लिख देता है, लेकिन 50 से क्या 300 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होता है। किसमें? रासायनिक अधिशोषण में। और वहाँ हम पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री में भौतिक अधिशोषण, उसमें 20 से 40 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होता है, तो वो अलग बात होता है। तो रासायनिक अधिशोषण में 50 से 300 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होता है, 400 भी लिखा जाता है। अब चलो जरा, तो देखिए हेट्रोजेनियस जो है उत्प्रेरक मतलब विषमांगी उत्प्रेरक अधिशोषण की प्रक्रिया पर कार्य करता है। क्या किस प्रक्रिया पर कार्य करता है? अधिशोषण की प्रक्रिया पर काम करता है। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक अधिशोषण की प्रक्रिया पर कार्य करता है। देखिए इसमें होता क्या है, आयरन का जो होता है ये देखिए Fe, क्या है Fe, यहां से देखिए N रहता है और H रहता है, ये Fe सरफेस है, सरफेस, और ये इसके सतह पर जो है इकट्ठा होता है, मतलब एडजॉर्प्शन करता है, मतलब और भी बॉन्ड है बना, जैसे N2 और H2 जो मिल रहा था तो बन रहा था NH3। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है कि विषमांगी उत्प्रेरक अधिशोषण की प्रक्रिया पर कार्य करता है। देखिए यहाँ जो मेटल कैटेलिस्ट जो लिया जाता है उसका सरफेस क्या करता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, तो ये इसको जो है अपने डी ऑर्बिटल में आकर्षित करता है, और जहां भी अट्रैक्शन होता है तो वहां से ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा निकलता है तो अभिक्रिया के दर बढ़ जाता है। यानी विषमांगी उत्प्रेरक अधिशोषण की प्रक्रिया पर कार्य करता है। और देखिए कैसे करता है, ये जो है Fe जो कैटेलिस्ट लिए थे उसके सरफेस पर जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और जहां अट्रैक्ट होता है वहां से ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा निकलता है तो अभिक्रिया के दर बढ़ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरक के उपस्थिति में अधिशोषण होता है, जिसके कारण ऊर्जा मुक्त होता है, जिसके कारण अधिशोषण होता है, जिसके कारण ऊर्जा मुक्त होता है तथा अभिक्रिया की दर बढ़ जाता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव कैटेलिस्ट मतलब धनात्मक उत्प्रेरक। कैटेलिस्ट धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या है? तो वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक। देखिए वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है।
वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए N2H2Ap और ये था NH3। तो ये जो है पॉजिटिव कैटेलिस्ट, क्योंकि ये अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या है? सीधा हम लोग बोलेंगे वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। अब चलिए हम लोग जानेंगे निगेटिव कैटेलिस्ट। नेगेटिव कैटेलिस्ट ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक निगेटिव कैटेलिस्ट। निगेटिव कैटेलिस्ट क्या है? तो वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देता है उसे नेगेटिव कैटेलिस्ट कहा जाता है। कुछ नहीं, ये सब खाली डिफिनेशन है। वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है? घटा देता है, उसे नेगेटिव कैटेलिस्ट कहा जाता है। जैसे आप देखिए H2O2 H3PO3 यहाँ जो लिया जाता है वो निगेटिव कैटेलिस्ट। ये क्या करेगा? बना देगा H2O प्लस O2। बैलेंस करना है तो ये 2 और ये 2 हो गया। तो ये H3PO3 जो है ये निगेटिव कैटेलिस्ट की तरह कार्य करता है, जो अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है? घटा देता है। उसे क्या कहा जाता है? निगेटिव कैटेलिस्ट कहा जाता है। अब हम लोग अगला डेफिनेशन जानेंगे। ऑटो कैटेलिस्ट। ऑटो कैटेलिस्ट क्या है? ऑटो का हिंदी भी ऑटो होता है। तो ऑटो कैटेलिस्ट क्या है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके एक उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे ऑटो कैटेलिस्ट कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसके एक उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे ऑटो कैटेलिस्ट कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके एक उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑटो कैटेलिस्ट कहा जाता है। तो देखिए जरा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके एक उत्पाद वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके एक उत्पाद उत्प्रेरक
उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे ऑटो कैटलिस्ट कहा जाता है। क्लियर। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके एक उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे ऑटो कैटलिस्ट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं MnO4 C2O4 रिएक्शन करेगा, बनाएगा Mn+2 प्लस CO2। ये जो है ये किस तरह काम करेगा, ऑटो कैटलिस्ट। क्लियर। मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके एक उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, ऑटो कैटलिस्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ऑटो कैटलिस्ट। एक एग्जांपल आपको और दिखा देते हैं हम इसको। CH3COO C2H5 इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ये भी क्या काम करता है, ऑटो कैटलिस्ट। अब बात आएगा सर रिएक्शन कैसे हुआ, तो अभी हम रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे, अभी हमने पढ़ा रहा था आपको ऑटो कैटलिस्ट। तो केवल आपको यह समझना होगा कि ऑटो कैटलिस्ट है क्या, तो सीधा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके एक उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, ऑटो कैटलिस्ट कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोमोटर मतलब वर्धक। प्रोमोटर, प्रोमोटर का हिंदी होता है वर्धक। वर्धक, वर्धक है क्या, वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उसे वर्धक कहा जाता है। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तन नहीं करता बल्कि उत्प्रेरक के ही क्रियाशीलता बढ़ा देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वर्धक। यानी वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है, वर्धक कहा जाता है। तो वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उसे वर्धक कहा जाता है। मतलब वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, किसका क्रियाशीलता को, रासायनिक अभिक्रिया के दर नहीं, उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है, वर्धक कहा जाता है। जैसे देखिए अगर अमोनिया का मैन्युफैक्चर बहुत हैवी अमाउंट में करना है तो M2H2 इसमें Fe+MO बनेगा 2NH3 गैस, ये भी है अमोनिया। यहाँ बैलेंस करते हैं, यहाँ Fe जो है वो कैटलिस्ट है और MO जो है क्या है, प्रोमोटर है। मतलब MO का काम होता है कि Fe के क्रियाशीलता को बढ़ाना
और जब Fe का क्रियाशीलता बढ़ेगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर अपने आप बढ़ जाएगा। अरे जब कैटेलिस्ट के क्रियाशीलता बढ़ा देगा, और कैटेलिस्ट क्या करता है, क्रियाशील चेंज करता है, तो ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट है, तो ये इसका रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, बस ये रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यानी यहाँ Fe का जो है वो कैटेलिस्ट है और MO जो है वो क्या है, प्रोमोटर। MO क्या है, मोलिब्डेनम एलिमेंट, तो MO Fe यहाँ कैटेलिस्ट की काम कर रहा है और MO क्या कर रहा है, MO जो है प्रोमोटर है। प्रोमोटर कहने का मतलब हुआ कि जो कैटेलिस्ट की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पॉइजन कैटेलिस्ट, या जिसको कहते हैं एंटी कैटेलिस्ट। सब ये सब केवल डिफिनेशन है। एंटी कैटेलिस्ट या इसी को कहा जाता है पॉइजन कैटेलिस्ट, या इसी को कहा जाता है इनहिबिटर। तीन नाम से इसको हम लोग जानते हैं, प्रति उत्प्रेरक या विष उत्प्रेरक या इनहिबिटर भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को घटा देता है उसे क्या कहा जाता है, विष उत्प्रेरक कहा जाता है। वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है, उसे क्या कहा जाता है, विष उत्प्रेरक कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता, उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को घटा देता है उसे एंटी कैटेलिस्ट कहा जाता है। क्लियर, मतलब वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है, उसे क्या कहा जाता है, एंटी कैटेलिस्ट कहा जाता है। चलिए अब देखिए कैटेलिस्ट जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर कैटेलिस्ट के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा कैटेलिस्ट डालिएगा उसके सीधा समानुपाती होगा, या रिएक्टेंट मतलब अभिकारक के सीधा समानुपाती भी होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर जो है कैटेलिस्ट के सांद्रता के सीधा समानुपाती, अभिकारक के सीधा समानुपाती। अब हम लोग जानेंगे एंटी कैटेलिस्ट भी हम लोग जान लिए, मतलब ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है, उसे क्या कहा जाता है, एंटी कैटेलिस्ट कहा जाता है। चलिए एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं इसको, जैसे फिर वही रिएक्शन N2H2, यहाँ देखिए Fe और H2S ये बना देगा। तो देखिए ये कैटेलिस्ट और ये क्या है, एंटी कैटेलिस्ट, मतलब इसके रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, घटा देता। मतलब Fe यहाँ जो हो गया कैटेलिस्ट और H2S जो हो गया यहाँ एंटी कैटेलिस्ट, एंटी कैटेलिस्ट। यानी ये सब केवल और केवल क्या है, डिफिनेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। अब चलो हम लोग जो है देख लेते हैं
हो गया। अब हम लोग जानेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन है क्या? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। मतलब प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वैसा कुछ रासायनिक अभिक्रिया अंधेरे में ना होकर प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन है क्या। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अंधेरे में ना होकर प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अंधेरे में ना होकर प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। मतलब सीधा जब जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उससे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे देखो CH4Cl UV लाइट। तो देखिए यहां से बना देगा CH3Cl प्लस HCl। तो ये भी क्या है? ये डायरेक्ट इसको बना देता है CCl और HCl, क्योंकि ये 4 स्टेप से रिएक्शन जाता है। समझ रहे? तो ये हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी देखिए यूवी लाइट मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में यूवी लाइट सफिशिएंट लाइट होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से CH4 बना देगा CCl4, या इसको ऐसे भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं CH4 प्लस Cl2 UV लाइट CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 और प्लस CCl4। माने ये देखिए स्टेप आई, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप ये जाके देता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि ये रिएक्शन इतना हो जाता है। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहा जाता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर? फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, और प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया जो होता है काफी फास्ट होता है, मतलब काफी तेजी से होता है। तो लिख देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन
फोटोकेमिकल रिएक्शन वेरी फास्ट होता है, मतलब प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया काफी तेजी गति से होता है। वेरी फास्ट मतलब काफी तेजी गति से होता है, वेरी फास्ट होता है। और अगला बात, फोटोकेमिकल रिएक्शन ताप पर निर्भर नहीं करता। फोटोकेमिकल रिएक्शन ताप पर निर्भर नहीं करता। फोटो केमिकल रिएक्शन ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगला, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है मतलब प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रकाश के इंटेंसिटी मतलब तीव्रता और अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। क्लियर? मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है लाइट के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अभिकारक के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चैप्टर यहाँ क्या कर गया, एंड कर गया। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को अगले चैप्टर पढ़ाएंगे।